Hello students, in the last lecture we have discussed about the database system environment and its various components. In this lecture we will discuss the structure or components of DBMS. What is DBMS actually? Database Management System, a management system for the management of database. जैसा कि हमने पढ़ा कि database system is a collection of, it is a combination of database and a DBMS. तो जो डेटाबेस हम मेंटेन करने जा रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स के लिए, उसकी स्पेसिफिक ऑडियंस की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए, उस डेटाबेस की मैनेजमेंट के लिए हमें क्या चाहिए, कुछ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स चाहिए या सॉफ्टवेयर सिस्टम चाहिए जो उस डेटाबेस को मैनेज करेगा और उसे अल्टीमेटली हम क्या कह देंगे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट इनेबल्स द यूजर्स to create and maintain the database. So we can say that it is a general purpose or it can be a special purpose software system that facilitates the process of defining, constructing, manipulating and sharing of databases along with the protection of databases through some programs. तो डिफाइनिंग क्या होता है? डिफाइनिंग बेसिकली क्या है? It is an act of specifying data types, structures and constraints for the data to be stored in the database. जैसा कि नाम से पता चल रहा है हम क्या कर रहे हैं, डिफाइन करने जा रहे हैं डेटाबेस को. हमारे डेटाबेस का लॉजिकल स्ट्रक्चर क्या होगा, किस तरह का डाटा वो स्टोर कर सकता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उस डाटा की टाइप्स क्या होंगी, किस तरह का डाटा वो कलेक्ट कर सकता है, क्या उसके ऊपर हम बिजनेस रूल्स अप्लाई करेंगे, क्या इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स हम लगाना चाह रहे हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग. तो वो सारी की सारी जो एक्शंस हैं वो कहाँ पर आती हैं, डिफाइनिंग द डाटाबेस में आती हैं. और वो डिफाइनिंग कौन हेल्प करता है हमें डिफाइन करने में? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. फिर एक बार हमने स्ट्रक्चर डिफाइन कर लिया तो उसके बाद हम क्या करेंगे, we will populate that definitions of database structure. तो हम क्या कर रहे हैं, पॉपुलेटिंग मीन्स हमने इंसर्शन करनी है, अब रिकॉर्ड्स को ऐड करना है, पॉपुलेट कर देना है एट द वेरी बिगनिंग. जो स्टार्टिंग में हम जिस डाटाबेस को यूज़ करना स्टार्ट करेंगे तो डिफ़ाइन कर दिया, उसके बाद हमने क्या करना है, डाटा को स्टोर करना है उस डाटाबेस स्ट्रक्चर में. और वो डाटा कहाँ पर स्टोर होगा, ऑन सम स्टोरेज मीडियम. और वो मीडियम भी कौन कंट्रोल करेगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कंट्रोल करेगा. तो कंस्ट्रक्टिंग क्या है, अनदर सेकेंड एक्शन है जो कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो वो परफॉर्म करता है. ठीक है. फिर बात आती है मैनिपुलेटिंग की. मैनिपुलेटिंग में क्या आता है, वो सारे फंक्शंस इंक्लूड होते हैं जिसमें हम क्या कर रहे हैं, कुछ स्पेसिफिक डाटा है जो हमारे डाटाबेस में से रिट्रीव करना चाह रहे हैं या किसी भी तरह की हम मॉडिफिकेशन करना चाह रहे हैं. मैंने कहा कि अभी तक कुछ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है जो एनरोल्ड थे, एक नया स्टूडेंट आया तो डेटाबेस में उसके करस्पॉन्डिंग एक रिकॉर्ड ऐड किया जाएगा. तो वो क्या है, दैट इज़ नथिंग बट सम टाइप ऑफ मैनिपुलेशन. ठीक है. एक स्टूडेंट ने अपना एड्रेस चेंज कर लिया या एक स्टूडेंट सिरसा टू हिसार माइग्रेट हो गया तो वहाँ पर क्या है, वो अब यहाँ का स्टूडेंट नहीं है, वो माइग्रेटेड स्टूडेंट है. उसका माइग्रेटेड स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स में क्या है, अपडेशन होनी चाहिए. तो वो अपडेशन भी क्या है, सम टाइप ऑफ मैनिपुलेशन. तो जिस तरह से हमारे मिनी वर्ड में चेंजेस हो रहे हैं उन चेंजेस को रिफ्लेक्ट करने के लिए हमें डेटाबेस में कुछ मैनिपुलेशंस भी परफॉर्म करनी पड़ती हैं. और वो मैनिपुलेशंस कौन परफॉर्म करवा रहा है हमारे लिए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. ठीक है. और इसी के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट्स भी जनरेट कर सकते हैं, वो भी क्या है, हमारी मैनिपुलेशन का पार्ट आएगा. नेक्स्ट क्या परफॉर्म करता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, शेयरिंग ऑफ डेटाबेस. तो जैसा कि हमें पता है कि पहले जो हम फाइल बेस्ड सिस्टम यूज़ करते थे वहाँ पर शेयरिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था. अगर हम शेयरिंग करते थे तो बहुत कम शेयरिंग होती थी या ना के बराबर होती थी. बट जो डेटाबेस सिस्टम है वो उसकी फ़ीचर्स में भी हमने पढ़ा कि मल्टीपल यूज़र्स के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करता है हमारा डेटाबेस सिस्टम.
तो वो मल्टीपल यूज़र्स साइमल्टेनियसली किस तरह से डेटाबेस को एक्सेस करेंगे ताकि हमारे जो डेटाबेस की इंटीग्रिटी है वो भी क्या है, मेंटेन्ड रहे। तो इस तरह का शेयर्ड एक्सेस है जो प्रोवाइड करेगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का वो क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ डाटा। प्रोटेक्शन ऑफ डाटा मैंने पहले भी बताया था। प्रोटेक्शन जो हम यहाँ पर बात करेंगे वो क्या है, अनऑथराइज्ड एक्सेस के अगेंस्ट, कि कोई भी अनऑथराइज यूज़र हमारे डेटाबेस को एक्सेस ना कर सके, उसकी सिक्योरिटी को ब्रीच ना कर सके। इसके लिए क्या है, हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो रिस्पॉन्सिबल है। वो किस तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा हमारे डेटाबेस की, वो हम आगे कंपोनेंट्स में पढ़ेंगे। तो जैसा कि इस डायग्राम में आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या है, हमारा जो सेंट्रल ये चीज़ है वो क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये हमारा डेटाबेस सिस्टम है। डेटाबेस सिस्टम में हम क्या इंक्लूड कर रहे हैं, हमारा डेटाबेस जो हमारा स्टोर्ड डेटाबेस है अलॉन्ग विद मेटा डाटा, और हमारा जो DBMS है, ये कंबाइंडली हमारा क्या बना रहे हैं, डेटाबेस सिस्टम बना रहे हैं। इस डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए हमारे यूज़र्स क्या हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को यूज़ करेंगे। वो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के थ्रू अपनी क्या है, रिक्वेस्ट है जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को देंगे, ठीक है। और वो जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो क्या कर रहा है, एक इंटरमीडिएट की तरह काम कर रहा है जो हमारा यूज़र्स हैं और हमारे डेटाबेस के बीच में, ठीक है। इस एंड पे हमारा डेटाबेस है, यहाँ पर हमारे यूज़र्स हैं, तो दोनों के बीच में इंटरफेस की तरह कौन काम कर रहा है, हमारा DBMS, ठीक है। तो DBMS इज़ नथिंग बट अ इंटरमीडिएरी बिटवीन द यूज़र एंड डेटाबेस। तो जो डाटा हमने अब यहाँ पर पढ़ना है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है हमारा सॉफ्टवेयर, उसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ना है। तो मेजरली हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट, सॉफ्टवेयर टू प्रोसेस द क्वेरीज और प्रोग्राम्स, और सेकेंड जो कंपोनेंट है वो क्या है, सॉफ्टवेयर टू एक्सेस द स्टोर्ड डाटा। तो ये जो मेजर दो कंपोनेंट्स हैं इन्हीं को हम डिटेल्ड स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। तो हमारे पास क्या है, मेजर दो कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट इज़ क्वेरी प्रोसेसर एंड सेकेंड वन इज़ स्टोरेज मैनेजर, ठीक है। ये क्वेरी प्रोसेसर फर्दर फिर हमारे सब कंपोनेंट्स में डिवाइडेड है। वो क्या कंपोनेंट्स हैं, फर्स्ट इज़ DDL इंटरप्रेटर, DML कंपाइलर और इवैल्यूएशन इंजन। स्टोरेज मैनेजर फर्दर डिवाइडेड है सब कंपोनेंट्स में, ऑथराइजेशन एंड इंटीग्रिटी मैनेजर, ट्रांजैक्शन मैनेजर, फाइल मैनेजर एंड बफर मैनेजर। दिस इज द डायग्राम। इस डायग्राम में हमने देखना है डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो जो हमारा डिटेल्ड स्ट्रक्चर है, जो पीछे का डायग्राम था, इस डायग्राम का जो ये वाला पोर्शन है, सेंट्रल पोर्शन, इसी का हम डिटेल्ड स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, क्लियर। तो इस एंड पे क्या है, हमारे अलग अलग तरह के यूज़र्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूज़र्स हैं। वो डिफरेंट यूज़र्स कौन कौन से हो सकते हैं, दे माइट बी नेव यूज़र्स, एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स, सोफिस्टिकेटेड यूज़र्स एंड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। इस एंड पे हमारा क्या है, हमारा स्टोर्ड डेटाबेस है जो कि कहाँ पर स्टोर्ड है, फिज़िकल स्टोरेज पे स्टोर्ड है। उस फिज़िकल स्टोरेज पे हमारा डाटा किस वे में स्टोर्ड है उससे हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि डेटाबेस अप्रोच हमें एब्स्ट्रैक्ट व्यू प्रोवाइड करती है हमारे डेटाबेस का। तो फिज़िकली हमारा डाटा किस वे में स्टोर्ड है इसका हमें कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली डिस्क स्टोरेज पे हमारा हमें जानने की ज़रूरत ये है कि डाटा कहाँ स्टोर्ड है, डेटाबेस में स्टोर्ड है, सम फिज़िकल मीडियम पे स्टोर्ड है। उसके साथ साथ डाटा डिक्शनरी भी मेंटेन्ड होगी जिसमें हमारा मेटा डाटा स्टोर्ड होगा। इंडिसेस, ये इंडिसेस क्या हैं, जो हम डाटा को फास्ट एक्सेस प्रोवाइड कर सके इसके लिए हम कुछ इंडेक्सेस हैं जो वो मेंटेन करके रखते हैं, वो इंडिसेस यहाँ पर मेंटेन होंगे। इसी के साथ साथ सम स्टैटिस्टिकल डाटा है जो वो मेंटेन किया जाएगा, ये हम आगे बताएंगे, ठीक है। इस एंड पे हमारे अलग अलग तरह के यूज़र्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेव यूज़र्स की। नेव यूज़र्स उस तरह के यूज़र्स होते हैं जो क्या है, डायरेक्टली डेटाबेस के साथ नहीं इंटरेक्ट कर रहे, वो किसी न किसी इंटरफेस के थ्रू
डेटाबेस के साथ है जो इंटरेक्ट कर रहे हैं, मगर डायरेक्टली नहीं कर रहे, ठीक है। उन्हें नहीं पता कि बैक एंड पे क्या है, डाटा बेस है जो एक्सेस हो रहा है, कैसे एक्सेस हो रहा है। उन्होंने क्या करना है, सिंपली एप्लीकेशंस को यूज़ करना है, इंटरफेसेस को यूज़ करना है और अपनी रिक्वायर्ड जो रिक्वेस्ट है उसको फुलफ़िल करवाना है, ठीक है। जैसा कि आपने देखा होगा एटीएम के यूज़र्स हैं, तो एटीएम के यूज़र्स क्या करते हैं, एटीएम कैबिनेट में जाएंगे, एटीएम इंसर्ट करेंगे, जो प्री स्पेसिफाइड जो कमांड्स हैं उनमें से कुछ चूज़ करेंगे। उन्होंने क्या करना है, उन्होंने विड्रॉल करनी है या उन्होंने मिनी स्टेटमेंट निकालनी है, तो कुछ सेट ऑफ कमांड्स हैं, उन्हीं को वो टच करके अपना जो रिक्वायर्ड एक्शन है जो परफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। तो ये किस तरह के यूज़र्स होते हैं, नेव यूज़र्स होते हैं। इसी तरह से कोई रिजर्वेशन एजेंट्स हैं या बैंक के जो ऑफिशियल्स हैं जो सिंगल विंडोज़ पे बैठे हैं, टेलर्स, वो भी क्या है, एक तरह के नेव यूज़र्स हैं। या फिर आप यूनिवर्सिटी के डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करते हो, तो आप किस तरह से कर रहे हो, आपने CDLU की वेबसाइट खोली, आपने अपना रिज़ल्ट चेक करना है, तो आप रिज़ल्ट्स पेज पे गए, वहाँ आपको एक इंटरफेस मिला जहाँ पर आपने बताना है कौन सी एग्ज़ामिनेशन का आपने रिज़ल्ट चेक करना है, और अपना जो यूनिवर्सिटी रोल नंबर या PRN नंबर आप डालिए और आपकी रिक्वेस्ट सबमिट कीजिए, आपका रिज़ल्ट आपके सामने आ जाएगा। तो दैट इज़ नथिंग बट वेब इंटरफेस, ठीक है। तो आप वहाँ पर क्या है, वेब यूज़र की तरह वर्क कर रहे हैं। तो आप डेटाबेस को कहीं ना कहीं यूज़ कर रहे हैं बट डायरेक्टली नहीं यूज़ कर रहे, ठीक है। तो इसी तरह से एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स होंगे। एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स क्या हैं, जो कोडिंग करते हैं, प्रोग्राम्स राइटअप करते हैं। जो हमने एप्लीकेशन प्रोग्राम्स बीइंग अ नेव यूज़र यूज़ किए हैं, उन्हें कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रोग्रामर ने राइटअप किया होगा। तो वो एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स क्या करते हैं, राइट करते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, और वो कंपाइल्ड फॉर्म में कहाँ पर स्टोर्ड होंगे, हमारे डिस्क स्टोरेज पे स्टोर्ड होंगे, ठीक है। इसी तरह से हमारे क्या हैं, सोफिस्टिकेटेड यूज़र्स होते हैं। सोफिस्टिकेटेड यूज़र्स क्या करते हैं, ये स्पेशल टाइप के यूज़र्स हैं जो कि डायरेक्टली डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम क्वेरी टूल्स, ठीक है। तो उन्होंने क्या करना है, डायरेक्टली अपनी क्वेरीज राइटअप करेंगे क्वेरी टूल्स की हेल्प से, और उनके आंसर्स हैं जो वो फाइंड आउट करेंगे डेटाबेस में से, ठीक है। जैसे कि हमारे एनालिस्ट्स करते हैं, ठीक है। ऑनलाइन एनालिसिस प्रोसेसिंग, OLAP के जो सिस्टम्स हैं उनको कौन एक्सेस करता है, एनालिस्ट एक्सेस करते हैं, ठीक है। या फिर मैंने किसी पर्टिकुलर पैटर्न के बारे में सर्च करना है, मैंने कहा कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन रन कर रही हूँ और मैंने देखना है कि पिछले क्वार्टर में मेरा कित सेल्स पैटर्न है जो क्या रहा, तो वो ये क्वेरी मैं कैसे फायर करूँगी, बीइंग एन एनालिस्ट, ठीक है। तो वहाँ पर मैं सोफिस्टिकेटेड यूज़र की कैटेगरी में आती हूँ। या फिर मैंने बैंकिंग का एग्जांपल दिया, तो बैंकिंग के जो ऑफिशियल्स हैं वो देखना चाह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर लोकेशन की ब्रांचेस में फ़िक्स्ड डिपॉजिट का अमाउंट है, जो टोटल डिपॉजिट्स उन्होंने चेक करने हैं क्वार्टर में कि कौन सी ब्रांच में कितने डिपॉजिट्स हुए हैं। तो वो एक रिपोर्ट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं क्वार्टर वाइज और लोकेशन वाइज। तो वो क्या है, एनालिस्ट्स हैं, वो डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और अपनी क्वेरीज को आंसर करवा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या है, ओवरऑल कंट्रोलर ऑफ द डेटाबेस सिस्टम। जो यूज़र वर्क करता है वो क्या है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है। नाम से पता चल रहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेट करेगा डेटाबेस की क्रिएशन से लेकर उसकी मेंटेनेंस तक के सारे एक्शंस, जो कि ओवरऑल कंजोर्टियन की तरह काम करेगा, पूरा रखवाला होगा, उसको उसके रख रखाव के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगा वो क्या है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है। तो ये जो यूज़र्स हैं, जो एक लेयर ऑफ यूज़र्स हमने पढ़ा कि एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं जो वो यूज़ कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स की हेल्प से, या सोफिस्टिकेटेड यूज़र्स क्वेरी टूल्स की हेल्प से यूज़ कर रहे हैं, या एप्लीकेशन प्रोग्राम्स राइटअप करके हमारे डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, या फिर नेव यूज़र्स एप्लीकेशन इंटरफेसेस के थ्रू है जो हमारे डेटाबेस को यूज़ कर रहे हैं। तो वो बेसिकली यूज़ कैसे करेंगे, वो किस कंपोनेंट के साथ इंटरेक्ट करेंगे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के फर्स्ट जो कंपोनेंट है वो क्या है, क्वेरी प्रोसेसर, ठीक है। और सेकंड कंपोनेंट क्या है, हमारा स्टोरेज मैनेजर। तो ये जो डॉटेड लाइन आपको शो हो रही है वो क्या है, एक पर्टिकुलर कंपोनेंट को बता रही है कि क्वेरी प्रोसेसर कंपोनेंट ये है, ठीक है। फिर जो हमने पिछले डायग्राम में देखा कि
वो सॉफ्टवेयर पार्ट जो क्वेरीज़ को आंसर करेगा, वो सॉफ्टवेयर पार्ट जो हमारे स्टोर्ड डेटाबेस को एक्सेस करेगा। तो वो स्टोरेज मैनेजर है, क्वेरी प्रोसेसर जो हमारे क्वेरीज को प्रोसेस करने में हमें हेल्प करेगा। ठीक है, तो इन्हीं कंपोनेंट्स की हम डिटेल में बात करेंगे। फर्दर हमने क्वेरी प्रोसेसर के बारे में पढ़ा। तो क्वेरी प्रोसेसर में हमारे सब कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं? DDL इंटरप्रेटर, DML कंपाइलर, कंपाइलर एंड लिंकर, एप्लीकेशन प्रोग्राम, ऑब्जेक्ट कोड, क्वेरी इवैल्यूएशन इंजन। ठीक है, तो क्वेरी प्रोसेसर जो है बेसिकली नाम से पता चल रहा है कि जो हमारी क्वेरीज को प्रोसेस करने के लिए हेल्प करेगा। तो क्वेरी प्रोसेसर के कौन कौन से कंपोनेंट्स क्वेरीज को प्रोसेस करने में हेल्प करेंगे? सबसे पहले बात आती है DDL इंटरप्रेटर की। हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के फर्स्ट जो फंक्शन की बात की थी कि वो डिफ़ाइन करने में हेल्प करता है। तो जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है वो हमारे डेटाबेस का स्ट्रक्चर है जो इन द टर्म्स ऑफ डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड्स की फॉर्म में वो हमें देगा। ठीक है, जब भी कोई स्ट्रक्चर डिफाइन किया जाएगा उसके लिए हम किस लैंग्वेज में कमांड्स राइटअप करते हैं? डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, नाम से पता चल रहा है कि जो डाटा की डेफिनेशन के लिए जो लैंग्वेज यूज़ हो रही है, डाटा को डिफाइन करने के लिए जो लैंग्वेज यूज़ हो रही है वो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज है। तो DDL कमांड्स की हेल्प से हम स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे। वो स्ट्रक्चर्स कौन लेगा? वो कमांड्स हैं जो किसके पास आएंगी? DDL इंटरप्रेटर के पास आएंगी। DDL इंटरप्रेटर क्या करेगा? इंटरप्रेटर और कंपाइलर का काम आपको पता है। तो DDL इंटरप्रेटर क्या करेगा? उन कमांड्स को लेगा और उनके करस्पॉन्डिंग स्कीमा डेफिनेशंस डिफाइन करके हमारी डाटा डिक्शनरी में है जो उसे रख देगा। तो हमारे स्ट्रक्चर के इंफॉर्मेशन, कॉन्स्ट्रेंट्स की इंफॉर्मेशन, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में क्या रिलेशनशिप है, वो सारी इंफॉर्मेशन इंटरप्रेट करके DDL इंटरप्रेटर के द्वारा कहाँ पर रख दी जाएगी? हमारी डाटा डिक्शनरी में स्टोर कर दी जाएगी। ठीक है, इसी तरह से जो सोफिस्टिकेटेड यूज़र्स हमारी क्वेरी टूल्स की हेल्प से डिफरेंट क्वेरीज़ हैं जो वो फायर कर रहे हैं, तो वो क्वेरीज़ कौन 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 ले रहा है? DML क्वेरीज़ होती हैं वो, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्वेरीज़। तो हमने मैनिपुलेशन की भी बात की। तो मैनिपुलेशन में हम किस किस तरह की मैनिपुलेशन कर सकते हैं? हमने कुछ इंसर्ट करना है, हमने कुछ अपडेट करना है, हमने कोई रिकॉर्ड डिलीट करना है, या हमने कोई क्वेरी आंसर करवानी है जिसे हम कहते हैं रिट्रीवल एक्सेसेस। ठीक है, तो उस तरह की क्वेरीज जो हैं वो कहाँ किस फॉर्म में लिखी जाती हैं? डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की टर्म्स में लिखी जाती हैं। तो वो DML, उन्हें हम क्या कह देते हैं? एंटायरली क्या कह देते हैं? DML क्वेरीज कह देते हैं। तो वो जो DML क्वेरीज हैं वो DML क्वेरीज कहाँ पर आएंगी? DML कंपाइलर को दी जाएंगी। वो DML कंपाइलर क्या करेगा? उन क्वेरीज को लेगा, उनकी पार्सिंग करेगा, उसके सिंटेक्स को चेक करेगा, अगर वो वैलिड है सिंटेक्स वाइज तो उसके बाद क्या है? उसका करस्पॉन्डिंग जो ऑब्जेक्ट कोड है वो जनरेट कर दिया जाएगा और वो क्वेरी इवैल्यूएशन इंजन को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जो क्वेरी प्रोसेसर बेसिकली क्या कर रहा है? आपकी क्वेरीज को ले रहा है, उसे उसकी पार्सिंग कर रहा है। पार्सिंग का मतलब क्या होता है? उसके देखना कि उसका स्ट्रक्चर ठीक है। जैसे हम अलग अलग लैंग्वेजेस में बात करते हैं ना कि कंपाइलर क्या करता है, अलग अलग फेजेस होते हैं, लाइक लेक्सिकल एनालाइजर है वो क्या करता है? उसको टोकन्स में डिवाइड कर देगा, फिर पार्सिंग होगी, फिर सिमेंटिक एनालिसिस होगी। ठीक है, उसके बाद उसकी ऑप्टिमाइजेशंस की जाएगी। कोड जनरेशन कर लिया, उसके ऊपर ऑप्टिमाइजेशंस परफॉर्म किए, ऑप्टिमाइजेशन के बाद हमारा जो एग्जीक्यूटेबल कोड है जो हमें मिल जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर क्या कर रहा है? पार्सिंग के बाद हमारी क्या है? ऑप्टिमाइजेशंस परफॉर्म की जाएंगी। तो वो ऑप्टिमाइजेशंस भी कौन परफॉर्म करता है? हमारा इवैल्यूएशन इंजन देखेगा कि हमारी क्वेरी को किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाए कि हमारे कम से कम रिसोर्सेज लगे। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है? कि हमने अपनी क्वेरी को आंसर भी करना है और हमें कम से कम रिसोर्सेज को भी यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर वो क्वेरी वैल्यूएशन इंजन क्या करेगा? जो बेस्ट सुटेबल प्लान होगा ऑप्टिमाइजेशन की जो अलग अलग फैक्टर्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए, तो जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्टिमाइज्ड आपके पास प्लान आएगा, क्वेरी प्लान, उसको एग्जीक्यूट करेगा इवैल्यूएशन इंजन। ठीक है, इसी तरह से हमारे एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स जो प्रोग्राम्स राइट करेंगे उनको कंपाइलर है जो करस्पॉन्डिंग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कंपाइल किया जाएगा, लिंक किया जाएगा, उसका ऑब्जेक्ट कोड जनरेट किया जाएगा और वो ऑब्जेक्ट कोड भी क्या है? हमारा क्वेरी इवैल्यूएशन इंजन है जो उसे एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो जो नेव यूज़र्स हैं वो क्या हैं? ऑलरेडी जो हमारे पास कंपाइल्ड और लिंक्ड ऑब्जेक्ट कोड है उसी को डायरेक्टली यूज़ करते हैं और उसके थ्रू क्या है? अपनी क्वेरीज को आंसर कराते हैं।
तो जो बेसिकली क्या है हमारा क्वेरी प्रोसेसर के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, जो मेजर कंपोनेंट्स मैंने बताए, DDL इंटरप्रेटर जो कि डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज की जो कमांड्स आएंगी उनको क्या करेगा, इंटरप्रेट करेगा और उसकी डेफिनेशंस को राइट अप करेगा डाटा डिक्शनरी में। DML कंपाइलर जो कि हमारी DML की क्वेरीज हैं उनको कंपाइल करेगा और उसके करस्पॉन्डिंग उसकी एग्जीक्यूशन करेगा ऑप्टिमाइज्ड कोड की। और इसी तरह से हमारा जो कंपाइलर और लिंकर है वो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स की कंपाइलिंग करेगा और करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट कोड को इवैल्यूएशन इंजन के थ्रू क्या है एग्जीक्यूट करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है क्वेरी प्रोसेसर का कंपोनेंट है। तो क्वेरीज हमारे पास आ गई, रेडी टू रन फॉर्म में है, हमारा क्वेरी इवैल्यूएशन इंजन क्या करेगा, उसे एग्जीक्यूट करेगा। तो उस एग्जीक्यूशन के दौरान क्या है, हम डाटाबेस को एक्सेस करेंगे क्योंकि हमारी क्वेरीज क्या हैं, डाटाबेस को इंटरेक्ट कर रही हैं, डाटाबेस के साथ इंटरेक्ट करना है। तो वो क्वेरीज कहाँ पर, उस करस्पॉन्डिंग जो जिस डाटाबेस कंपोनेंट को एक्सेस करने की के लिए वो पर्टिकुलर क्वेरी फायर की गई है, उसके लिए हमारा जो स्टोरेज मैनेजर है उसे क्या किया जाएगा, एक्टिवेट किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा स्टोरेज मैनेजर है। तो उन क्वेरीज को आंसर करने के लिए हमारा जो स्टोरेज मैनेजर है वो क्या है, एक लेयर की तरह काम कर रहा है जो कि हमारे एक्चुअल डाटाबेस को एक्सेस करवाएगा। तो वो डाटाबेस एक्सेस कैसे हो रहा है, उसके लिए हमारे डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जो वो यूज़ हो रहे हैं। बफर मैनेजर है। बफर मैनेजर क्या है, जस्ट लाइक अ टेम्परेरी स्टोरेज, कि हमारा जो डाटाबेस का पोर्शन डाटा डिस्क स्टोरेज में से उठकर आ रहा है हमारी पर्टिकुलर क्वेरी को आंसर करने के लिए, वो कहीं ना कहीं टेम्परेली स्टोर किया जाएगा। ठीक है, यूज़र को पास ऑन करने से पहले उसके रिक्वायर्ड फॉर्मेट में। तो वो कहाँ पर रखा जाएगा, बफर्स में रखा जाएगा। और बफर्स को मैनेज करने के लिए हमारा कंपोनेंट क्या है, बफर मैनेजर है। ठीक है, नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है, फाइल मैनेजर। तो जो डेटाबेस है हमने उसकी टर्मिनोलॉजी में भी पढ़ा कि हमारा जो डेटाबेस कैसे मेंटेन्ड होता है, किस हायरार्की में मेंटेन्ड होता है। हमारे जो डाटा एलिमेंट्स को कंबाइन करके हम फील्ड बनाते हैं, फील्ड्स को कंबाइन करके रिकॉर्ड बनता है, रिकॉर्ड्स को कंबाइन करके हमारी फ़ाइल बनती है, फाइल्स को कलेक्ट करके हमारा एंटायर डेटाबेस बनता है। तो हमारा जो डेटाबेस है अल्टीमेटली फाइल्स की फॉर्म में स्टोर्ड है। तो हम पहले फाइल बेस्ड सिस्टम में क्या था, हमारा जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं और डाटा जो एक्चुअल हमारा फिजिकल स्टोरेज पे स्टोर्ड है उनके बीच में सिर्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल सिस्टम की लेयर होती थी। बट यहाँ पर क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्राम और हमारे फाइल सिस्टम के बीच में हमारी DBMS की भी एक लेयर है। ठीक है, तो DBMS हमारे फाइल मैनेजर को एक्टिवेट करेगा, वो फाइल मैनेजर उन करस्पॉन्डिंग फाइल्स को एक्सेस करके लाएगा। ठीक है, जिन जिन पर्टिकुलर फाइल्स में से हमें डाटा की रिक्वायरमेंट है। तो वो फाइल्स को कौन मैनेज कर रहा है, फाइल मैनेजर अल्टीमेटली मैनेज कर रहा है। ठीक है, वो फाइल मैनेजमेंट की स्कीम कोई भी हो सकती है, सिक्वेंशियल हो सकता है, डायरेक्ट एक्सेस हो सकता है या इंडेक्स सिक्वेंशियल हो सकता है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो कर सकता है। तो फाइल मैनेजर बेसिकली क्या कर रहा है, इन दो कंपोनेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, इंडेक्सेस को, अगर हम इंडेक्स सिक्वेंशियल्स की बात करते हैं। ठीक है, और डाटा फाइल्स को। ठीक है, और थर्ड जो मेजर कंपोनेंट है स्टोरेज मैनेजर का वो क्या है, ऑथराइजेशन एंड इंटीग्रिटी मैनेजर। तो जैसा कि हमने पहले भी बात की कि हमारा जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो डेटाबेस की सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसकी इंटीग्रिटी को इंश्योर करने के लिए वही रिस्पॉन्सिबल है। तो किन यूज़र्स को एक्सेस करवाना है और किन पोर्शंस का एक्सेस करवाना है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, हमारा ऑथराइजेशन एंड इंटीग्रिटी मैनेजर कंपोनेंट। तो ऑथराइजेशन एंड इंटीग्रिटी मैनेजर कंपोनेंट क्या करेगा, किसी भी पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के करस्पॉन्डिंग कौन सा डेटाबेस पोर्शन एक्सेस करवाना है और किन यूज़र्स को एक्सेस करवाना है, इसकी इंश्योरिटी ये करेगा। कि मान लिया एक क्वेरी है जो स्टूडेंट ने फायर की और वो क्या करना चाहता है, फैकल्टी के डाटा को अपडेट करना चाहता है। तो एक स्टूडेंट फैकल्टी के डाटा को अपडेट करने के लिए ऑथराइज नहीं है। तो अगर ऐसी कोई क्वेरी फायर हुई, उसकी एक्यूरेट कंपाइलेशन हो गई, सब कुछ हो गया, मगर एक्चुअल एक्सेस तो उसे नहीं प्रोवाइड करना। तो इन चीज़ों को कौन मैनेज करेगा, कौन सा कंपोनेंट देखेगा, ऑथराइजेशन एंड इंटीग्रिटी मैनेजर। तो यूज़र्स को, स्टूडेंट को उस एक्सेस को प्रोवाइड नहीं किया जाएगा क्योंकि स्टूडेंट्स हैं जो वो फैकल्टी के डाटा को अपडेट नहीं कर सकते।
तो वहीं पर उसकी रिक्वेस्ट को डिनाई कर दिया जाएगा कि यूज़र इज़ नो लॉन्गर ऑथराइज टू डू दिस पर्टिकुलर फंक्शन। ठीक है। या फिर मैंने कहा कि मैंने एक रिकॉर्ड इंसर्ट करवाने के लिए रिक्वेस्ट दी बीइंग अ फैकल्टी, और मैंने क्या डाल दिया, क्लास का जो नेम है स्टूडेंट का वो बीएससी की जगह बीए लिख दिया। ठीक है। तो जो स्टूडेंट है वो बीएससी का है, तो बीए क्या है, हमारे कॉन्स्टेंट में नहीं है, तो बीए क्या है, इंसर्ट नहीं होना चाहिए उसकी क्लास में। तो वो इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट को क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है। तो इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट वायलेट हो गया तो वो डाटा है स्टोर नहीं होना चाहिए हमारा डेटाबेस में उसके करस्पॉन्डिंग डीएमएल कमांड के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो वो भी क्या है, डिनाई कर दिया जाएगा, किसके थ्रू, ऑथराइजेशन एंड इंटीग्रिटी मैनेजर। तो ऑथराइजेशन एंड इंटीग्रिटी मैनेजर क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जो अनऑथराइज्ड एक्सेस को डिनाई करेगा, और ऐसे कोई भी एक्शन जो कि हमारे डेटाबेस की इंटीग्रिटी को वायलेट कर रहे हैं उन एक्शंस को भी रिफ्यूज़ करेगा, डिनाई करेगा। ठीक है। फिर बात आती है ट्रांजैक्शन मैनेजर की। ट्रांजैक्शन मैनेजर मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, क्योंकि हमने बात की कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या डेटाबेस अप्रोच मल्टीपल यूज़र्स को एक्सेस प्रोवाइड करती है। कॉन्करेंट एक्सेस है जो हम डेटाबेस के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट यूज़र्स के थ्रू अप्लाई करवा सकते हैं। तो जब हम कॉन्करेंट एक्सेस प्रोवाइड करेंगे साइमल्टेनियसली, अगर हम सेम डाटा आइटम को मल्टीपल यूज़र्स के थ्रू एक्सेस करवा रहे हैं तो हमारे डेटाबेस की इंटीग्रिटी है जो वो वायलेट होने के चांसेस हैं। तो ऐसे कौन सी प्रोटोकॉल्स फॉलो की जाएंगी, ऐसे कौन से एल्गोरिदम्स फॉलो किए जाएंगे कि हमारा जो डेटाबेस है वो उसकी इंटीग्रिटी भी मेंटेन रहे और मल्टीपल यूज़र्स क्या हैं हमारे डेटाबेस को, सेंट्रल डेटाबेस को एक्सेस भी कर सकें। तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हमारा ट्रांजैक्शन मैनेजर। तो ट्रांजैक्शन मैनेजर, ट्रांजैक्शन का मतलब होता है अ सिंगल यूनिट, लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क। ठीक है। लॉजिकल यूनिट हम क्यों कह रहे हैं कि उस लॉजिकल यूनिट में मोर देन वन ऑपरेशंस हो सकते हैं, मगर वो सारे ऑपरेशंस या तो सारे के सारे एग्जीक्यूट हों या कोई भी एग्जीक्यूट ना हो। ठीक है। अगर वो एंटायरिटी में सारे एग्जीक्यूट होते हैं तो एक ट्रांजैक्शन परफॉर्म होती है। उस ट्रांजैक्शन के करस्पॉन्डिंग हमारा जो डेटाबेस है एक कंसिस्टेंट स्टेट से दूसरी कंसिस्टेंट स्टेट में मूव करता है। ठीक है। अगर ट्रांजैक्शन के सारे ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं होंगे तो हमारा जो डेटाबेस है वो क्या है, इनकंसिस्टेंट स्टेट में रहेगा। इनकंसिस्टेंट स्टेट में रहेगा तो हमारे आगे प्रॉब्लम्स है जो अकर होंगी। ठीक है। तो जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ ट्रांजैक्शन का, एक बैंक अमाउंट ट्रांसफ़र है। ठीक है। तो मैंने कहा कि मेरे अकाउंट में से 500 है जो ट्रांसफ़र कर दिए जाए राम के अकाउंट। तो ये एक ट्रांजैक्शन है ट्रांसफ़र की। इस ट्रांसफ़र के ट्रांजैक्शन में कितने ऑपरेशंस हो रहे हैं, 2 ऑपरेशंस हो रहे हैं। मेरे अकाउंट में से डेबिट हो रहा है 500 और राम के अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है 500। तो अगर ये दोनों ऑपरेशंस सक्सेसफुली कंप्लीट होते हैं तभी एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट मानी जाएगी, तभी हमारा जो डेटाबेस है वो क्या है, वैलिड स्टेट में रहेगा। तो मान लिया मेरे अकाउंट में थे 5000, 500 माइनस हो गए तो 4500 रह गए मेरे अकाउंट में, और मान लिया राम के अकाउंट में थे 1000 तो उसके अकाउंट में 1500 हो जाएंगे। तो ये क्या है, एक वैलिड स्टेट है। अगर मेरे अकाउंट में से डेबिट हो गए 500 तो 4500 रह गए, मगर राम के अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुए तो उससे पहले ही हमारा सिस्टम फेल हो गया। तो उस केस में क्या है, उसके अकाउंट में तो 1000 रहे, ये क्या है, इनवैलिड स्टेट है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, या तो ट्रांजैक्शन के सारे एक्शंस परफॉर्म हो या कोई भी ना हो। ठीक है। तो इस चीज़ की इंश्योरिटी कौन करता है, ट्रांजैक्शन मैनेजर करता है। तो हम एक टर्म बोलते हैं एसिड प्रॉपर्टी। तो उन एसिड प्रॉपर्टीज़ को कौन फॉलो करेगा, हमारा ट्रांजैक्शन मैनेजर है, और कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रोटोकॉल्स हम इम्प्लीमेंट करेंगे वो इन एसिड प्रॉपर्टीज़ को फुलफ़िल करता होना चाहिए। एसिड का मतलब होता है atomicity, C stands for consistency, I stands for isolation and D stands for durability। तो इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो आपके लिए जानने के लिए ये बता दिया कि स्टोरेज मैनेजर के फर्दर जो कंपोनेंट्स हैं उनमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या हैं, ऑथराइजेशन एंड इंटीग्रिटी मैनेजर, ट्रांजैक्शन मैनेजर, बफर मैनेजर एंड फाइल मैनेजर। तो जब यहाँ से सब कुछ ओके हो गया, ऑथराइजेशन चेक हो गई, ठीक है, ट्रांजैक्शन मैनेजर ने करस्पॉन्डिंग
प्रोटोकॉल्स को इम्प्लीमेंट किया है, वो देख रहा है कि कॉन्करेंट एक्सेस है जो वो इनवैलिड स्टेट में रिजल्ट ना करे, बफर मैनेजर अपना काम कर रहे हैं, फाइल मैनेजर्स अपना काम कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली हमारे स्टोर्ड डेटाबेस को एक्सेस प्रोवाइड हो गया, हमारा जो डाटा है वो एक्सेस हो जाएगा, डेटाबेस में से बफर्स में रखा जाएगा, बफर्स के थ्रू क्या है हमारा जो क्वेरी इवैल्यूएशन इंजन इन सभी कंपोनेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, बफर मैनेजर, फाइल मैनेजर, ऑथराइजेशन मैनेजर, सब के साथ, तो वो अपनी करस्पॉन्डिंग क्वेरी को इवैल्यूएट करेगा, रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेगा और वो रिजल्ट्स क्या हैं यूज़र्स को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जो इंटरेक्ट करते हुए हमारी क्वेरी है जो यूज़र की क्वेरीज को आंसर करते हैं। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट्स ऑफ database management system. Thank you very much.